Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to our class of Object-Oriented Programming. कल हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से जो है वो इख्तिताम किया था। आज हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को पढ़ेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल सिचुएशन होती है जब इसको हम इस्तेमाल करते हैं। नाम इसका भी यही है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इनिशियलाइज ही करता है, लेकिन कब? जब वो ऑब्जेक्ट जो है किसी फंक्शन में बाय वैल्यू उसको पास किया जाए। एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन है जिसकी टाइप है void और इसका नाम फंक्शन 1 है। इसमें हम एक स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं बतौर पैरामीटर बाय वैल्यू। अब इस फंक्शन में यहाँ पर जब ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो हमने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे नीचे मेन में जाके जो है वो क्रिएट किए हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट ए, नंबर 2 है स्टूडेंट बी। फिर स्टूडेंट बी को हमने इनिशियलाइज कर दिया है स्टूडेंट ए के साथ। तो ये भी वो सिचुएशन है जहाँ पर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं या फिर किसी एक ऑब्जेक्ट को आप पैरामीटर के तौर पर किसी फंक्शन में पास कर देते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है और इसमें हमने स्टूडेंट ए को बतौर पैरामीटर पास कर दिया है। तो यहाँ पर अब हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो गया है। तो कैसे लिखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर को, उसका सिंटैक्स क्या है? वो इसका नाम तो वही होगा जो कि क्लास का नाम है। इसमें हम एक स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट जो है बतौर रेफरेंस कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बतौर रेफरेंस पास करेंगे और इस ऑब्जेक्ट का जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसको हम जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साथ इनिशियलाइज करते चले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इज इक्वल टू obj.roll number, यानी जो हमारा पासिंग बतौर पैरामीटर पास होके आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसका रोल नंबर में कॉपी हो जाएगा, उसका नाम लेफ्ट हैंड साइड पे नाम में कॉपी हो जाएगा और उसका जीपीए लेफ्ट हैंड साइड पे जीपीए में कॉपी हो जाएगा। ये है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कि एक स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को दूसरे स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज कर रहा है। व्हाट इज शैलो कॉपी? जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करते हैं तो कंपाइलर एक ऑब्जेक्ट की स्टेट को दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट में कॉपी कर देता है। इस तरह की कॉपी जो कंपाइलर आपके लिए करता है उसको शैलो कॉपी कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये हमारे दोनों स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी दो हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाए, फिर हमने स्टूडेंट ए को स्टूडेंट बी को स्टूडेंट ए से इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ पर आप क्या होगा कि कंपाइलर खुद ब खुद स्टूडेंट ए की जो स्टेट है वो स्टूडेंट बी में कॉपी कर देगा, यानी जो मेमोरी में स्टूडेंट ए की स्टेट है वही स्टूडेंट बी की हो जाएगी। इस तरह की कॉपी जो कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है उसको शैलो कॉपी कहते हैं। यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो है उसकी लेंथ हम ले रहे हैं, उसकी लेंथ से ज़्यादा एक अरे डिक्लेयर करवाई और नाम को उसके साथ इनिशियलाइज कर दिया, कॉपी कर दिया, और बाकी जो डाटा मेंबर्स हैं वो भी यहाँ कॉपी कर दिए। इस तरह की कॉपी जो कि हम खुद से बाकायदा आप अपने आप ना हो बल्कि हम खुद से करें वो कहलाती है डीप कॉपी। दोबारा सुन लें, जो कंपाइलर हमारे लिए कॉपी करता है ऑब्जेक्ट की स्टेट दूसरे ऑब्जेक्ट की स्टेट में वो कहलाती है शैलो कॉपी, और जब हम खुद इसको कॉपी करते हैं तो ये डीप कॉपी कहलाती है। तो इसी कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम डीप कॉपी के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम एक एक चीज़ को खुद कॉपी कर रहे हैं। और ये बात मैं पहले भी बता चुका कि अगर हम खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर ना बनाएं तो फिर कंपाइलर हमारे लिए शैलो कॉपी खुद कर देता है।
एग्जांपल इसकी देख लें, यहाँ पर स्टूडेंट ए की एक मेमोरी में स्टेट है, फिर स्टूडेंट बी की भी एक मेमोरी में स्टेट होगी, जो कि स्टूडेंट ए से ही कॉपी होकर आएगी। इसके बाद है व्हाट इज दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, बात सूरतों में हमें ये करना पड़ता है कि किसी फंक्शन से हमें जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस रिटर्न करवाना पड़ता है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट को जो हमारा कॉल्ड ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस हमें पास करना पड़ता है। इसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम दिस पॉइंटर को यूज करते हैं। जिस तरह ये दिस पॉइंटर है स्टार दिस। एग्जांपल देख लें, सेट रोल नंबर का एक फंक्शन है हमारे पास, ये रोल नंबर को सेट करता है और सेटिंग के बाद हम एंड पे रिटर्न स्टार दिस, हम इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरह से सेट नेम में भी हम नाम को सेट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, यानी कॉलर ऑब्जेक्ट को कॉल्ड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम रिटर्न कर रहे हैं दिस पॉइंटर के जरिए। अब देखें ये मेन फंक्शन में स्टूडेंट अ स्टूडेंट, स्टूडेंट बी स्टूडेंट इज इक्वल टू ए स्टूडेंट डॉट सेट नेम अहमद। अब ये क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है कि ए स्टूडेंट का नाम अहमद सेट करने के बाद उसका जो रेफरेंस है वो हम बी स्टूडेंट में रिटर्न करवा रहे हैं, यानी कि जो नाम ए स्टूडेंट के का होगा वही अब बी स्टूडेंट का हो जाएगा। इस सूरत हाल में हमारा दिस पॉइंटर जो है वहां से हमारी हेल्प कर रहा है कि वो रिटर्न होके अपना रेफरेंस बी स्टूडेंट में भेज रहा है। इसी तरह से बी स्टूडेंट इज इक्वल टू ए स्टूडेंट डॉट सेट नेम अली डॉट सेट रोल नंबर 2, ये भी दिस पॉइंटर की वजह से हम दोनों काम बैक वक्त कर पा रहे हैं। उसके बाद व्हाट आर द कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस। कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, बात सूरत हाल में हमें हमारी ये ख्वाहिश होती है फॉर सिक्योरिटी रीजंस एंड फॉर अदर रीजंस कि हम कुछ फंक्शंस ऐसे भी बना दें जो कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को मॉडिफाई ना कर सकें, यानी वो फंक्शंस जिनका ताल्लुक सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्टेट को रीड करने से है या ऑब्जेक्ट की स्टेट को रीड करके कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस देने से है, तो उन फंक्शंस को हम चाहते हैं कि वो रीड ओनली बन जाएं और वो किसी सूरत भी हमारे किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज ना करें। तो ऐसी सूरत में हम उन मेंबर फंक्शंस को कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं और रीड ओनली बना देते हैं। तो इससे ये होगा कि अगर एक्सीडेंटली भी डाटा मेंबर्स का जो है वो स्टेट चेंज होती है डाटा मेंबर्स के जरिए, तो उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए कि हम एरर को भी डिटेक्ट कर पाएं। किसी भी मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट बनाने के लिए हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते हैं, CONST कॉन्स्ट। इसको पैरामीटर लिस्ट के एंड पे टाइप कर दिया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं क्लास, क्लास नेम और उसके बाद यहाँ पर रिटर्न वैल्यू यानी रिटर्न टाइप और आगे फंक्शन का नाम और उसके एंड पे कॉन्स्ट हम लिख देते हैं। और जब उसको आगे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन में भी कॉन्स्ट, सॉरी डिक्लेरेशन में भी कॉन्स्ट और डेफिनेशन में भी एंड पे जाके कॉन्स्ट हम लिख देते हैं, जिससे ये हमारा फंक्शन रीड ओनली हो जाएगा। मिसाल इसकी देख लेते हैं। स्टूडेंट की क्लास में हमारा एक फंक्शन है इंटीजर गेट रोल नंबर, इसको हम कांस्टेंट डिक्लेयर करवा रहे हैं क्योंकि इसका काम है सिर्फ रोल नंबर को रीड करना, राइट करना इसका काम नहीं है। तो हम इसको कॉन्स्ट बनाकर अब हम इसको रीड ओनली बना रहे हैं कि ये एक्सीडेंटली भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को मॉडिफाई ना कर सके। अब हमने इसको कॉन्स्ट बना के रीड ओनली बना दिया। अब ये सिर्फ रोल नंबर रिटर्न तो करेगा लेकिन ये एक रीड ओनली फंक्शन कहलाएगा। ये बात आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते और वो रीड ओनली होते हैं। तो इसमें अगर टाइपिंग की वजह से आपके से कोई गलती टाइपिंग की वजह से हो जाती है तो फिर इस तरह के एरर्स को कंपाइलर पकड़ लेता है।
कंपाइलर इस तरह की एरर आपको पॉइंट आउट कर देगा कि आपने टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दी, या आप किसी रीड ओनली फंक्शन में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उससे में नहीं होना चाहिए, तो वो कंपाइल टाइम पे आपको इस तरह की एरर्स जो होंगी वो बता देगा। अगली डेफिनेशन है डिस्ट्रक्टर। व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर डियर स्टूडेंट्स एक स्पेशल मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर के का ये उलट होता है। कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिएट किया जाता है तो उसकी स्टेट को इनिशियलाइज करना उसको उसका काम कंस्ट्रक्टर करता है। इसी तरह से जब हमारा किसी ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से जब डिस्ट्रॉय करना चाहें और मेमोरी को फ्री करना चाहें और मेमोरी के रिसोर्सेज रिलीज करना चाहें, तो फिर हम एक स्पेशल मेथड होता है जिसे डिस्ट्रक्टर कहते हैं, ये हम कॉल कर लेते हैं, या फिर जब हम उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से डिलीट करते हैं तो उसका ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली भी कॉल हो जाता है। इस डिस्ट्रक्टर में जब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है तो कितने किस्म के काम उसके बैकग्राउंड में होते हैं। नंबर 1, जो भी उस ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम में आपने जितनी देर भी उसकी लाइफ थी, आपने हीप के अंदर जितनी भी स्पेस उसको एलोकेट की थी वो रिकवर कर ली जाती है, उसको छुड़वा लिया जाता है। इसके बाद उस ऑब्जेक्ट ने अगर कोई फाइल्स खोली हुई थी या उसने कोई डेटाबेस कनेक्शंस जो हैं वो ओपन किए हुए थे तो उनको क्लोज कर दिया जाता है। इसी तरह से अगर उस ऑब्जेक्ट ने कोई नेटवर्क रिसोर्सेज होल्ड किए हुए थे तो उनको रिलीज करवा दिया जाता है। और इसी तरह से अगर उसने कुछ लॉकिंग वगैरह में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लॉकिंग की हमारी मैकेनिज्म है उसमें कुछ जो रिसोर्सेज थे वो उसने लॉक किए हुए थे तो उन रिसोर्सेज को भी रिलीज करवा लिया जाता है। और इसके अलावा मेमोरी में दूसरे जो उसके जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, या उसने मेमोरी में कुछ अरेज वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो एलोकेट की हुई हैं तो वो भी हाउस कीप कर ली जाती हैं, यानी उनको भी फ्री करवा लिया जाता है। तो इसका लुबे लुबाब यही है कि डिस्ट्रक्टर भी कंस्ट्रक्टर का उलट होता है। कंस्ट्रक्टर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त उसको मेमोरी में उसकी जो है रिसोर्सेज एलोकेट करता है, उसकी स्टेट को जो है वो इनिशियलाइज करता है। जबकि डिस्ट्रक्टर जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी से चला जाता है या जब उसका काम खत्म हो जाता है तो डिस्ट्रक्टर जो है उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उसने जो होल्ड किए हुए होते हैं वो रिलीज करवाता है, चाहे वो कोई लॉक्स हों, चाहे वो कोई डेटाबेस कनेक्शंस हों, चाहे कोई खुली हुई फाइलें हों, उन सबको क्लोज कर दिया जाता है। नेटवर्क रिसोर्सेज भी उससे ले लिए जाते हैं और मेमोरी में उसकी जितनी एलोकेशन होती है उसको भी साफ कर दिया जाता है। इसकी मिसाल देख लेते हैं हम। ये क्लास है, इसका नाम है टाइम। ये टाइम के नाम से एक हमारे पास फंक्शन है, इसका और क्लास का नाम एक ही है और इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अब इसी तरह से डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम पर ही होता है, लेकिन उसमें टिल्ड का साइन होता है। क्या होता है? टिल्डा का साइन उसमें आप शुरू में डाल देते हैं। ये टिल्ड साइन जो है ये हमें बताएगा कि ये डिस्ट्रक्टर है। किसी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क होता है? उन दोनों के नाम सेम होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर के शुरू में टिल्ड साइन ज़रूर आता है। और ये याद रखें, दोबारा बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, डिस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। आपकी क्लास में आप जितने भी कंस्ट्रक्टर लिखते हैं वो लिख सकते हैं, आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, आपके पास ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट्स, लेकिन डिस्ट्रक्टर किसी भी क्लास का एक ही होता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या कोई ओवरलोडेड डिस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर इस तरह की कोई चीज नहीं होती। देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन डिस्ट्रक्टर फॉर ईच एंड एवरी क्लास। हर क्लास का एक ही एक डिस्ट्रक्टर होता है, इसको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। अब इसके पीछे क्या रीजन है, हम क्यों नहीं ओवरलोड कर सकते डिस्ट्रक्टर को? भाई सीधी सी बात है, डिस्ट्रक्टर कॉल ही उस वक्त होता है जब आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेमोरी से निकलने की स्टेज पे होता है। मेमोरी में उसको मेमोरी से जब उसको निकाला जाता है तो उस वक्त डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। इसका मतलब अगर एक बार हमने उसको मेमोरी से ही निकाल दिया तो फिर
मेमोरी से निकलने के बाद दूसरे जो उसके ओवरलोडेड डिस्ट्रक्टर होंगे उनके रखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। लिहाजा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसी कोई चीज नहीं होती, कोई भी डिस्ट्रक्टर आपका ओवरलोडेड नहीं होता। इसलिए इस बात को आप जो है वो इस पे गौर करें और इसको ज़हन नशीन कर लें कि डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता। एक क्लास में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास का डिस्ट्रक्टर एक ही होता है। ये है जी हमारे पास जो डिस्ट्रक्टर उसकी मिसाल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मेंबर फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स और इनकी एग्जांपल्स का जो सेशन था वो यहाँ इख्तिताम को पहुँचा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्लासेस हैं इनको कैसे डिफाइन करते हैं, क्लासेस को कैसे उनकी डिक्लेरेशन होती है, उनके ऑब्जेक्ट्स आगे जाके कैसे क्रिएट होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, उनको ओवरलोड कैसे किया जाता है और डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। ये सारी चीज़ें एक बार प्रैक्टिकल से हम गो थ्रू होकर देखेंगे, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर्स भी लिखेंगे, फिर डिस्ट्रक्टर के अंदर भी कुछ हम चेक करेंगे कि कैसे कॉल होता है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इसके प्रैक्टिकल के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।